हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, बस 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 ठीक है। हाँ, आवाज आवाज एकदम पहुंच रही है ना? एकदम क्लियर है भैया। क्लियर है। ठीक है। तो देखो, कल हमने जो किया है ना, कर्म दर्शन का 16वां अध्याय, जिसका टाइटल है प्राणावस्था, मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव, है ना। ये उसका टाइटल है। उसमें से हमने जो है कुछ 2-3 पेज पढ़े हैं। अब इसमें जो समझने की बात है कि एक तो प्राणावस्था का प्रकटन, है ना, यौगिक विधि से लेकर उसके बारे में बाबा जी ने बताया, और फिर आगे जो है उसको मानव शरीर जीवन के संयुक्त रूप में उसके साथ जहां तक अभी अपने पहुंचे नहीं है उसके साथ इसको जोड़ दिया। तो पहले प्राणावस्था के मूल में यौगिक विधि, और यौगिक विधि के फलन में प्राणावस्था का प्रकटन, वो जो विधि है ना, उसको मैं ये समाधानात्मक भौतिकवाद में थोड़ा मैंने पढ़ा है, तो उसको अभी पढ़ता हूं तो ये और स्पष्ट होगा। ठीक है। ठीक है भैया। प्राणावस्था, यौगिक विधि, और फिर कल वो कंपनात्मक गति वाली भी बात हुई थी। तो वो कंपनात्मक गति का भी यहाँ थोड़ा जो है उसको लेकर भी थोड़ा उल्लेख है इस बुक किताब में, तो उसको भी पढ़ता हूँ। और इस पर जहाँ किसी को लगे कि कुछ पूछना है, कुछ चर्चा करनी है, तो इस पर अपने करेंगे, जिससे ये प्राणावस्था, यौगिक विधि, प्राणावस्था का प्रकटन, कंपनात्मक गति, ये सब स्पष्ट होगा। कल हमने जो पढ़ा इसको और पुष्ट करने के अर्थ में ही ये बात मैं रख रहा हूँ। मैंने जो है अलग अलग 4-5 पेजेस में से ये निकाला हुआ है, तो उसको मैं अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। ये है समाधानात्मक भौतिकवाद का 69वां पेज, मतलब जो किताब है उसका अध्याय कौन सा मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, फिर किसी को अगर चाहिए ये इसके डिटेल तो मैं दे दूंगा। वातावरण और नैसर्गिकता प्रत्येक इकाई के लिए अविभाज्य होने के कारण निष्प्राण और सप्राण कोशिकाएं परिवर्तन के लिए प्रवृत्त है। सप्राण कोशिकाओं का इतिहास देखने से पता चलता है कि मूलतः पूर्व में कहे गए वातावरण और नैसर्गिकता के पूरकता में आए हुए एक रासायनिक अणु का सप्राण कोशिका के रूप में अवतरित होना, पुनः उसी का स्वयं 2 भागों में विभक्त होना, तथा फिर दोनों मिलकर उनके जैसे और कोशिकाओं का निर्माण करने की क्रिया रचनाओं के रूप में प्रकाशित हुई। ये थोड़ा आधे से शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ कॉन्टेक्स्ट हमको ना मिले, लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ूंगा आगे जाके सब जो है स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसको देखने पर वास्तविकता समझ में आती है कि मूलतः एक ही कोशिका एक ही प्रजाति की होते हुए इस एक कोशिका के लिए वातावरण और नैसर्गिकता के अनुकूल सिद्ध हुआ। बीज के मूल में एक ही प्रजाति की प्राण कोशिका की गवाही मिलती है। सप्राण कोशिका और निष्प्राण कोशिकाओं में देखने से यही पता चलता है कि निष्प्राण कोशिकाओं में श्वसन क्रिया नहीं होती, जबकि सप्राण कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है। इसी श्वसन क्रिया के आधार पर ही सप्राण कोशिकाओं की रचनाओं को पहचाना जाता है। वही रसायन जिसे प्राण कोशिकाओं में देखा गया, दोनों में समान होते हुए भी निष्प्राण में श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती। इस प्रकार सप्राण कोशिकाओं और निष्प्राण कोशिकाओं की रचना और क्रिया को स्वयं मौलिक रूप में अस्तित्व में पाया जाता है। इसके 3 प्रधान कारक तत्व सिद्ध होते हैं। प्रथम, वे अणु जो प्राण कोशिकाओं के रूप में कार्यरत है। तो मतलब प्राण कोशिकाएं मूल में अणु है, जिसका मूल द्रव्य रूप रासायनिक गठन है। द्वितीय, यहाँ द्रव्य शब्द है, द्रव शब्द नहीं है, है ना। द्रव्य मतलब जो है वस्तु चीज, और द्रव मतलब जो है रस, लिक्विड फॉर्म। द्वितीय वातावरण, और तृतीय नैसर्गिकता है। नैसर्गिकता का तात्पर्य जिस विधि से उस इकाई पर दबाव पड़ा हो उससे है। वातावरण का तात्पर्य इकाई पर प्रभावित दबाव से है। इस प्रकार तीनों कारक तत्व स्वयं स्पष्ट है। वंशानुसंज्ञता के क्रम में बीजों के आधार पर
रचना यानी कि वृक्ष को और रचनाओं यानी कि वृक्षों के आधार पर बीजों को पहचानने का विश्वास किया जाता है। बीजों के ऊपर ध्यान दे तो पता चलता है कि उसके स्तुषी यानी कि अंकुर का मूल रूप, बीजों के ऊपर ध्यान दे तो पता चलता है कि उसके स्तुषी में संपूर्ण रचना यानी कि वृक्ष का स्वरूप नियम और संगतिबद्ध रूप में होना पाया जाता है। नियमबद्ध होने का तात्पर्य है यह है कि पूर्व रचना क्रम का अनुकरण करने की क्षमता का होना। संगतिबद्ध का तात्पर्य योग संयोग को पाकर अंकुरण में प्रवृत्त होने की योग्यता से है। इसी तथ्यवश प्रत्येक बीज में अनुकूल भूमि और वातावरण को पाकर रचना होने की व्यवस्था रहती है। इस क्रम में इस पृथ्वी पर अनेक बीज और रचनाएं देखने में आती है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम एक कोशिका ही अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित हुई, वह एक ही प्रजाति की रही है। पुनः विभिन्न मापदंडों के आधार पर अर्थात प्राण सत्र में पाए जाने वाले अनुसंधान प्रवृत्ति, वातावरण और नैसर्गिक दबाव के क्रम में अनेक प्रकार की रचनाएं और बीज इस वर्तमान में धरती पर समृद्ध हुई। रचना संपूर्ण विकास नहीं, क्योंकि जो जिससे बना होता है वह उससे अधिक नहीं होता। संपूर्ण प्रकृति में भौतिक, रासायनिक अणु और प्राण कोशिकाओं की रचना प्रसिद्ध है। इन कोशिकाओं की संयुक्त रचना में भी उतने ही गुण विद्यमान रहते हैं जैसे लोहे से बनी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रचना लोहे से न कम और न अधिक होती है। अधिक कम का मतलब उनके त्व यानी कि जैसे लोहे में लोहत्व उससे है, उसी प्रकार वृक्षत्व, लोहत्व, मानवत्व इत्यादि। त्व का तात्पर्य इकाई की मौलिकता है, मौलिकता स्वभाव होती है। तो भैया ये जो है हमें एक पैराग्राफ है, मतलब एक दो पैराग्राफ है, दूसरा थोड़ा आगे है वो भी पढ़ता हूँ। कुल मिला के 3-4 पेज पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपने चर्चा करते हैं। हेलो, एक दूसरा जो है मुझे लगा कि कल की हमारी जो बात है उससे थोड़ा जुड़ी हुई बात है, उसको पुष्ट करने के अर्थ में है, तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ। पदार्थ में मात्रात्मक परिवर्तन के बिना गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता और पदार्थावस्था में जो कुछ भी तात्विक परिवर्तन है वह सब किसी न किसी पद के अर्थ को स्पष्ट करता है। ऐसा प्रत्येक पद विकास के क्रम में कड़ी के रूप में द्रष्टव्य है। यही कड़ी स्वयं ही विकास का साक्ष्य है। इस प्रकार पदार्थावस्था में जितनी भी संख्या में तात्विक रूप की व्यवहारिक व्यवस्था है वह स्वयं में स्थिर और निश्चित है। जब वह पदार्थ प्राणावस्था में होता है उसे हम विकास की संज्ञा देते हैं। अपेक्षाकृत अर्थात पदार्थावस्था की अपेक्षा में प्राण कोशिकाओं की जाति प्रजाति कम होने से है। दूसरी परिणाम अनुसंगीय बीजानुसंगीयता में गण्य हो जाती है। पदार्थावस्था में से प्राणावस्था अपनी मौलिकता सहित वैभवित होने के पश्चात पुनः पदार्थावस्था में परिवर्तित होने की व्यवस्था है। इसी कारणवश प्राणावस्था पदार्थावस्था की अपेक्षा विकसित हुई सी दिखते हुए भी पदार्थावस्था की अपेक्षा में उसकी स्थिरता और निश्चयता घट जाती है। यह बता रहे हैं कि प्राणावस्था पदार्थावस्था की अपेक्षा विकसित हुई सी दिखते हुए भी पदार्थावस्था की अपेक्षा में उसकी स्थिरता और निश्चयता घट जाती है। जबकि संक्रमित विकास यदि होता तो पदार्थावस्था से प्राणावस्था में स्थिरता और निश्चयता अधिक उजागर होनी थी।
किंतु ऐसा नहीं हुआ, अपितु पदार्थावस्था की अपेक्षा में प्राणावस्था की विविधता घट गई। धरती पर प्राणावस्था और जीवावस्था का प्रकटन ही ज्ञानावस्था के प्रकटन का आधार बना। पदार्थावस्था में संगठन विघटन की अपेक्षा प्राणावस्था में रचना की गति तेज रही। पदार्थावस्था ही उदात्तीकरण होकर प्राणावस्था के रूप प्रकट होती है, अर्थात प्रकृति में मनुष्यतर प्रकृति के प्रकटन का प्रयोजन ज्ञानावस्था का प्रकटन ही है, जो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। इसको समझने से मानव को धरती पर अपराध करना बनता नहीं है। एक जीवावस्था को देखे तो प्राणावस्था से उसमें कम वैविध्यता दिखाई पड़ती है। साथ ही यह देखने को मिलता है कि नैसर्गिकता और वातावरण के दबाव में आकर जो वंशानुसंगीयता की स्थिरता रही है, उसको वह बदल देता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि पशु मानव के नैसर्गिक दबाव में आकर अपने वंशानुसंगी कार्यकलाप से भिन्न कार्यकलाप करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि प्राणावस्था से जीवावस्था में वंशानुसंगीयता की अस्थिरता अथवा अनिश्चयता बढ़ गई तथा वैविध्यता घट गई। एक मिनट। फिर आगे एक जो मुझे लगा, ये पढ़ रहा हूं। प्रत्येक परमाणु में कंपनात्मक गति होती है। इसका प्रमाण अणु और अणुरचित पिंडों में संकोचन प्रसारण के रूप में द्रष्टव्य है। पदार्थावस्था के अणुओं में बाह्य दबाव के बिना संकोचन अथवा प्रसारण सिद्ध नहीं होता है, जबकि प्राणावस्था की प्रत्येक प्राण कोशिका में संकोचन प्रसारण स्पंदन स्वभाव के रूप में होना पाया जाता है। यह अणुओं में होने वाली स्पंदनशीलता ही प्राणावस्था की स्पष्ट पहचान है। कल हमारी जो स्पंदनशीलता और कंपनात्मक गति को लेकर जो बात हुई थी, यहाँ बता रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु में कंपनात्मक गति होती है। इसका प्रमाण अणु और अणुरचित पिंडों में संकोचन प्रसारण के रूप में द्रष्टव्य है। पदार्थावस्था के अणुओं में बाह्य दबाव के बिना संकोचन अथवा प्रसारण सिद्ध नहीं होता है, जबकि प्राणावस्था की प्रत्येक प्राण कोशिका में संकोचन प्रसारण स्पंदन स्वभाव के रूप में होना पाया जाता है। यह अणुओं में होने वाली स्पंदनशीलता ही प्राणावस्था की स्पष्ट पहचान है। पदार्थावस्था से प्राणावस्था रचना के अर्थ में विकास सा प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था रचना के अर्थ में विकास सा प्रतीत होता है। जब तक उस अवस्था में रहता है तब तक उसका प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। जैसे प्राणावस्था की प्रत्येक कोशिका जितनी भी बड़ी रचनाएं होती है, प्रतिरूप में होती है। तात्पर्य यह है कि रचना में जो कोशिका का अस्तित्व है, वह उस रचना के संपूर्ण आकार का सूक्ष्म रूप है। इस प्रकार देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक कोशिका जिस रचना में भागीदारी निभा रही है, उसकी प्रत्येक कोशिकाएं उसी स्थान में होने वाली क्रिया को संपादित करती है। यही साक्ष्य है कि कोशिकाएं रचना के संपूर्ण रूप का प्रतिरूप है। मूल कोशिका जब पदार्थावस्था से प्राणावस्था में परिवर्तित होती है, तब उसमें यह देखने को मिलता है कि पदार्थावस्था की वह कोशिका जो प्राणावस्था में परिवर्तित होनी है, रासायनिक जल के योग में आप्लावित रहती है। ऐसी आप्लावन स्थिति देखो, यहाँ से जो है पदार्थावस्था में से प्राणावस्था में जो रूपांतर की है ना, उसकी बात शुरू हुई है कि पदार्थावस्था की वह कोशिका जो प्राणावस्था में परिवर्तित हो। रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। पदार्थावस्था की वह कोशिका जो प्राणावस्था में परिवर्तित होनी है, रासायनिक जल के योग में आप्लावित रहती है। ऐसी आप्लावन स्थिति में किसी एक ऊष्मा का दबाव और नैसर्गिकता के प्रभाव के योगफल में उसमें स्पंदनशीलता आरंभ हो जाती है।
प्राणावस्था में स्पंदनशीलता कैसे आरंभ होती है, इसको यहाँ बताया है कि पदार्थावस्था की वह कोशिका जो प्राणावस्था में परिवर्तित होनी है, रासायनिक जल के योग में आप्लावित रहती है। ऐसी आप्लावन स्थिति में किसी एक ऊष्मा का दबाव और नैसर्गिकता के प्रभाव के योगफल में उसमें स्पंदनशीलता आरंभ हो जाती है। यह विधि पुनः कोशिका से कोशिकाएं निर्मित होने की विधि में भी दिखाई पड़ती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्पंदनशीलता के समय में पवित्र रासायनिक जल, निश्चित रासायनिक अणु, वातावरण और नैसर्गिकता यानी कि ऊष्मा के दबाव के योगफल में प्रत्येक प्राण कोशिका निर्मित होना अर्थात स्पंदनशीलता में बदल जाना सिद्ध हुआ। कोशिकाएं रचना में अपने अपने स्थान पर रहकर अपनी अपनी निश्चित क्रियाएं करती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक पौधे की जड़ में जो प्राण कोशिका कार्यरत है वह उस स्थान के अनुरूप कार्य करती है। पत्ते में, तने में, फूल में अवस्थित कोशिकाएं उन स्थानों की निश्चित क्रियाएं करती हुई मिलती है। इस प्रकार प्राण कोशिकाएं मूलतः एक ही प्रजाति की होते हुए उस रचना के तालमेल की महिमा में ही अपने कार्य को समर्पित किए रहती है। इनमें अपने आप में कोई व्यतिरेक नहीं होता। व्यतिरेक न होने मात्र से इनकी स्थिरता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक क्षण में एक पौधे में कई कोशिकाएं मर जाती है और इसी क्षतिपूर्ति के लिए, संवेदन के लिए और भी समान धर्मी कोशिकाएं निर्मित होती है। इसी क्रम में संपूर्ण प्राणावस्था की रचनाएं संपादित होते रहती है। इनकी परस्परता का तालमेल और सामरस्यता इनका स्पंदन ही है। यही स्पंदन एक दूसरे के कार्य के साथ जुड़े रहने की व्यवस्था है। ये संकोचन प्रसारण ही तरंग और दबाव का कार्य करते हुए एक दूसरे के साथ व्यवस्था बनाए रखती है। इस समस्त प्रक्रिया में प्राण कोशिका में होने वाली स्वयं संकोचन की स्थिति में, दबाव प्रसारण की स्थिति में तरंग के रूप में प्रभावशील रहती है। इसी सत्यतावश संपूर्ण प्राणावस्था की इकाई विद्युत ग्राही सिद्ध हुई। ठीक बात है मित्रों। कल हमने जो प्राणावस्था और योगिक विधि, फिर एक कंपनात्मक गति की जो चर्चा हुई थी, उस अर्थ में मुझे ये थोड़ा उपयोगी लगा तो आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें कंपनात्मक गति को लेकर एक और जो है मैंने पढ़ा, मैं अभी 1 मिनट में इसको पढ़ता हूँ, छोटी बात है लंबा नहीं है। कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति प्रत्येक इकाई में वर्तमान है। परमाणु में विकास का क्रम देखे तो पता चलता है कि जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है। इसी के साथ उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती है। मतलब परमाणु के विकास को यहाँ परमाणु की स्थिरता के साथ जोड़ा हुआ है। परमाणु जितना स्थिर होता जाता है, मतलब स्थिर होना मतलब जो है उसमें प्रस्थापन विस्थापन क्रिया जितनी कम होना, वही उसकी स्थिरता का प्रमाण है और वही जो है उसका विकास की ओर आगे बढ़ने का प्रमाण है। तो परमाणु में विकास का क्रम देखें तो पता चलता है कि जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है। इसी के साथ उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती है। इसी क्रम में गठन पूर्णता हो जाती है। जैसे ही गठन पूर्णता होती है वैसे ही उस परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। यही गति का इतिहास है जो स्वयं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जीवन की स्थिरता और उसकी निरंतरता को परिणाम का अमरत्व व्याख्यायित कर देता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्थिरता इकाई की संपूर्णता में होते हुए उसकी निरंतरता को बनाए रखने एक अनिवार्य स्थिति होने के कारण विकास के इतिहास में कंपनात्मक गति का महत्व अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। ठीक बात है मित्रों। इतनी चर्चा हुई। अब इस चर्चा में मतलब चर्चा क्या, मैंने जो है इतना मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं जिससे कल जो हमने पढ़ा वो थोड़ा और पुश हो जाए। नहीं, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, बात रखनी है तो इस पे चर्चा हो सकती है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है भैया, स्पष्टीकरण काफी ठीक है। ठीक रहा जी है ना। ये कंपनात्मक गति वाला, फिर जी जो है प्राणावस्था की थोड़ी और जो है बारीकी से जी अजय ने यहाँ बात रखी है। जी जी कंपनात्मक गति को लेके थोड़े प्रश्न लोगों के मन में उठते ही रहते हैं, ठीक ही रहा वो विषय। हाँ, कंपनात्मक गति को यहाँ जो है परमाणु की विकास के साथ जोड़ा है। जी लेकिन परमाणु जैसे जैसे विकसित होता जाता है वैसे वैसे उसकी कंपनात्मक गति बढ़ती है। जी लेकिन परमाणु का विकसित होना मानी परमाणु का स्थिर होते जाना। जी परमाणु का स्थिर होना मानी परमाणु में जो प्रस्थापन विस्थापन क्रिया है, जी अंशों का निकलना और अंशों का जुड़ना, वो क्रिया का कम होना ही जो है परमाणु में विकास का स्वरूप है। जी जी और वही जो है एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जिसको गठन पूर्णता कहते हैं, कि जहाँ जो है वो गठन पूर्ण हो जाता है, मतलब प्रस्थापन विस्थापन बंद हो जाता है। जी भैया उसको जो है विकास का स्वरूप बताया है। तो है ना, यहाँ बाबा जी ने ये भी बताया कि प्राणावस्था पदार्थावस्था की तुलना में विकसित दिखती है जी ना, लेकिन विकसित है नहीं, क्योंकि उसमें जो है पदार्थावस्था की तुलना में अस्थिरता बढ़ जाती है। जी हाँ है ना। तो उस रूप में जो है हमको कभी लगता है कि ये उससे विकसित है, लेकिन यहाँ बाबा जी का विकास का जो है, कि विकास तो जो है परमाणु में ही है, जी हाँ और विकास का स्वरूप है परमाणु में स्थिरता। जी हाँ है ना। तो इसको थोड़ा जो है अच्छे से पकड़ के कंपनात्मक गति को भी समझने की आवश्यकता है। कंपनात्मक गति के साथ जो है ये स्पंदनशीलता प्राणावस्था में जो बताया है, जी वो जो है पकड़ने की बात है। ठीक नहीं, है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे ध्यान दिलाया आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये प्राण अवस्था जो है वो विकसित नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं? पदार्थ अवस्था ज्यादा विकसित है। प्राण अवस्था नहीं, ऐसा नहीं है। प्राण अवस्था की रचना है, पदार्थावस्था की बजाय प्राणावस्था है ना। प्राणावस्था की जो रचना है ना, वो विकसित अच्छा दिखती है, लेकिन विकसित नहीं है। विकसित तो जो है, विकसित का एक ही प्रमाण है कि वो स्थिरता आ जाना। तो उसमें कम स्थिरता है। विकास का जो मापदंड है वो रचना 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 स्थिर नहीं है, इसका मतलब उसकी जो हाँ, उसमें रचना भी रचना जो है गति है। इसको दूसरी भाषा में कहें भैया कि जो रचनाएं हैं वो उनमें चक्रीता है, और जो परमाणु में जो विकास है वो संक्रमण है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा स्पष्ट रूप से दो बात में रख सकते हैं। दिनेश भाई। जी 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 ठीक है भैया, मतलब उसकी रचना विकसित नहीं है लेकिन अवस्था विकसित है। हाँ, अवस्था विकसित है, रचनाएं विकसित सी दिखती है, प्रतीत होती है, दिखती है। लेकिन जी, जो जी, है उसमें लगातार जो है प्राण कोशिकाएं मरती रहती है और नई जन्म लेती है। तो उसमें जी बनी हुई है। और जी जी जो है प्राणावस्था की जो रचना है उससे अधिक अस्थिर रचना जीवावस्था की है। जी है ना। उसको भी बाबा जी ने बताया, मैंने जो पढ़ा उसमें शायद आपका ध्यान नहीं गया। आप कहो तो फिर से पढ़ जी सकता हूँ, नहीं तो जो है कुल मिला के बाबा जी का ये कहना है कि रचनाएं जो है विकसित दिखती है, लेकिन विकसित है नहीं। है ना। विकास का माध्यम तो परमाणु में ही है। परमाणु का स्थिर होना ही, परमाणु का स्थिर होते जाना ही विकास का स्वरूप है। और परमाणु का स्थिर होते जाना जी मतलब परमाणु में जो है प्रस्थापन विस्थापन की क्रिया जो है वो कम होते जाना। जी है ना। एक समय पर हाँ, वो बिल्कुल तो विकास क्रम, मतलब वो गठनशील से गठनपूर्ण ही विकास यात्रा है। जो क्रम है वो ही विकास क्रम है। उस विकास क्रम के दौरान ही जो है पदार्थावस्था प्राणावस्था की रचनाओं का प्रकटन है। लेकिन प्रकटन के मूल में कार्यक्रम मूल क्या है? तो गठन पूर्ण परमाणु का कार्यक्रम है। लगता है एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा वाला भैया? क्योंकि ये जो आप जो बात कह रहे हैं वो बात स्थिरता के क्रम में ठीक है, लेकिन विकास क्रम नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। एक बार फिर से पढ़ता हूँ भैया मैं, है ना। विकास क्रम इसलिए है क्योंकि पदार्थावस्था से अधिक गुण का स्वभाव का प्रकटन होता है। जीवावस्था में, प्राणावस्था में पदार्थावस्था से ज्यादा गुण स्वभाव धर्म का प्रकटन है। इस अर्थ में विकास क्रम तो है भैया, अवस्था की बात नहीं है भैया। यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ना, पदार्थावस्था से प्राणावस्था ज्यादा विकसित है, लेकिन उसकी जो रचनाएं है वो रचनाएं विकसित सी प्रतीत होती है, लेकिन है नहीं, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ऐसा है तो मैं फिर से, मैंने जो पढ़ा उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए शायद। हाँ भैया,
कहाँ पढ़ा है इसको, 2-3 पेज पढ़े उसमें से। एक तो यहाँ मैंने जो पहला पढ़ रहा हूँ, किस पेज में, किससे पढ़ रहे हैं भैया, हम शेयर करें, किससे पढ़ रहे हैं? ये समाधानात्मक भौतिकवाद है, मतलब कुछ जो है, कोई एक जो है 67वें पेज पर से है, कोई 70वें पेज पर से, थोड़ा मैंने पढ़ा है उसको यहाँ है ना, 66 पेज। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये है विकास परमाणु में होता है, यही है ना हेडिंग भैया? हाँ भैया, विकास परमाणु में होता है, यही है ना हेडिंग? विकास परमाणु में होता है, यही हेडिंग है ना, इसी में पढ़ रहे हैं ना आप भैया? वही है, लेकिन उसमें जो है मैं जो पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा जो है, मतलब वो नेक्स्ट पेज पर अंत में है। हाँ, कौन सा पैराग्राफ? परमाणु की पूर्वावस्था। परमाणु की पूर्वावस्था। ठीक है, मैं वो शेयर करता हूँ, है ना, तो सब लोग भी देख लेंगे। और है ना, 1 मिनट है ना, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो परमाणु की पूर्वावस्था यानी कि परमाणु अंश में व्यवस्था प्रमाणित नहीं होती है। व्यवस्था प्रमाणित होने के लिए कम से कम 2 परमाणु अंश का होना आवश्यक है, क्योंकि सहअस्तित्व में ही व्यवस्था है। जैसे ही एक से अधिक परमाणु एकत्रित होते हैं, वे अणु का पद पाते हैं। वे स्वजातीय व विजातीय भेद से गण्य है। विजातीय परमाणुओं के योग से जो अणु अस्तित्व में होते हैं, वे रासायनिक रूप में जाने जाते हैं। ऐसे रासायनिक अणुओं की विभिन्न प्रजातियां होती है। ऐसी विभिन्न प्रजातियों के रासायनिक अणु मिलकर विभिन्न रचना तथा रस, उपरस आदि के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक पौधा अंकुर के रूप में आरंभ होता है, बढ़ता है और एक दिन विरचित हो जाता है, उसे ठीक से देखने पर यह विदित होता है कि अंकुरण के समय से ही उसके बढ़ने में भी मात्रा की कोई स्थिरता नहीं है। इसी के साथ एक व्यक्ति के जन्म को देखे तो यह पता चलता है कि जिस समय शरीर गर्भ में रूप धारण करता है, उसी समय से उसका बढ़ना आरंभ हो जाता है। यह स्वयं में मात्रा के अर्थ में अस्थिरता का द्योतक है। जब गर्भ से शिशु बाहर आता है, उसी क्षण से उसमें परिवर्तन का क्रम देखने को मिलता है। यह परिवर्तन शिशु, किशोर, कौमार्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्थाओं में गण्य होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रचनाएं स्थिर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रचनाएं रासायनिक एवं भौतिक सीमावर्ती है। यद्यपि रचनाओं में विकास की लाक्षणिकता अवश्य ही दिखाई पड़ती है। मतलब ये कह रहे हैं कि यद्यपि रचनाओं में विकास की लाक्षणिकता अवश्य ही दिखाई पड़ती है, तथापि विकासशील और विकास केवल परमाणु में ही होता है। इसलिए रचना में विकास सिद्ध नहीं होता, मात्रा में स्थिरता नहीं होता है, ये लिखा है, लेकिन विकास क्रम नहीं है, ऐसा नहीं भैया। विकास क्रम की कहीं कुछ आप जो चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि विकास क्रम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ठीक है, रचना में विकास नहीं है, विकास तो परमाणु में ही होता है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन जो पदार्थावस्था से या पदार्थावस्था की रचनाओं से लेकर ऊपर तक की जो रचनाएं हैं, उनमें विकास क्रम है। और वो विकास क्रम जो है ना, लाक्षणिकता के भेद के आधार पर है, इसीलिए उनमें अधिक आचरण का उदय होता है। भैया आपकी आवाज, हेलो, तो कह रहे हैं कि लघु, हेलो, थोड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हेलो भाई, आप सुन पाए मेरी बात? हाँ, मैं सुन रहा हूँ भैया। और शायद भैया जो है मेरा मतलब मेरे मुंह से ये, क्योंकि मेरा ऐसा कहना है ही नहीं कि विकास क्रम है। मेरा ये कहना है कि जो आपने सुना, अगर वो आपको उचित लगता है तो आप इन लोगों को ठीक बात है। और इसी के अर्थ में मैं एक और जो है 2-3 लाइन बोलता हूँ भैया। यहाँ जो बताया है कि अंश जो उस 1 मिनट, वो वहीं से जो है 1-2 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ जहां मैं रुका था, तो शायद जो है आप जो कह रहे हो वो जो है ना स्पष्ट हो जाए।
कि यद्यपि रचनाओं में विकास की लाक्षणिकता अवश्य ही दिखाई पड़ती है, तथापि विकासशील और विकास केवल परमाणुओं में ही होता है, इसलिए रचना में विकास सिद्ध नहीं होता। मात्रा में स्थिरता होना ही विकास है। इसका प्रमाण अस्तित्व में जीवन यानी कि चैतन्य इकाई है। रचना एक विकास क्रम में है। विकास क्रम में प्रस्थापन विस्थापन संभावित रहता है। वह अंश जो उस परमाणु में स्वभाव गति में रहता है उसमें प्रस्थापित होता है, फलतः जिसमें विस्थापन होता है उसमें ह्रास की गणना होती है, और जिसमें प्रस्थापन होता है उसमें विकास होता है अथवा समृद्ध होता चला जाता है। इसी क्रम में परमाणु के गठन में जितने भी अंशों के समाने की आवश्यकता है अथवा संभावना है, वह पूर्ण होते तक उसमें प्रस्थापन के साथ विस्थापन की संभावना भी बनी रहती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि गठन पूर्णता के अर्थ में प्रत्येक परमाणु में, मतलब यहाँ भैया जो मैं कह रहा था कि गठन पूर्णता के अर्थ में प्रत्येक परमाणु में प्रस्थापन और विस्थापन अवश्य संभावी है, और यही विकास क्रम की बारे में हाँ भैया यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा है कि वो विकास क्रम में है। आपने अभी पढ़ा, मैं थोड़ा पूरा कर दूं भैया इसको, है ना। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि गठन पूर्णता के अर्थ में प्रत्येक परमाणु में प्रस्थापन और विस्थापन अवश्य संभावी है। यही विकास क्रम की सार्थकता भौतिक रासायनिक वैभव के रूप में स्पष्ट है। मतलब विकास क्रम की सार्थकता भौतिक रासायनिक वैभव के रूप में स्पष्ट है। अपरिणामिता तब सिद्ध होती है जब गठन पूर्णता हो जाती है। ठीक है भैया। तो दिनेश भाई आगे बढ़े। जी भैया अभी स्पष्ट है ये हाँ। तो कल अभी जहाँ clear। रुके थे वहां से आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो मुझे लगा कि कल जो अपने पढ़ा उसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। ये जी नहीं, इसमें वो जो कंटेस्ट में काफी क्लियर किया है इसमें। हाँ और ये रिकॉर्डिंग भी एक बार मैं और सुनूंगा, तो जो आपने शुरू से पढ़ा वो एक बार और सुनूंगा। ठीक है। और आपको रेफरेंस के लिए अगर ये समाधानात्मक भौतिक विभाग के कौन से पेज से मैंने लिया है वो भी आपको मैं दे सकता हूँ। जी। तो कल हमने जो है एक पैराग्राफ पढ़ा था और फिर जो है उसको अपने पढ़ के छोड़ के फिर आज जो है उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया। उसको स्पष्ट करके कल जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था, समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य संयम विधा में भागीदारी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कल नहीं ये नहीं था, कल जो है ना ये था। इस क्रम में मानव कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ज्ञान विधा में सार्थक बनाने दौड़ा, ये था। इस क्रम में मानव किस क्रम में, तो थोड़ा ऊपर से मैं आता हूँ, है ना। ऊपरी हिस्से कुल मिलाकर रंग शरीर के ऊपरी हिस्से में अर्ध सूखा हुआ प्राण कोशा की स्थिति में रंग का पता लगता है। चमड़े के अंदर जो रक्त होता है सबके शरीर में लाल ही होता है। ऊपरी हिस्से से रंग का पता लगता है। प्राण कोशाएं शुष्क होने के उपरांत जो प्रदर्शन करते हैं इसी को हम रंग के रूप में जान पाते हैं। इसीलिए रंग के आधार पर मानव को पहचानने के अर्थ में सटीक नहीं हुआ। इसीलिए परस्पर मानव को सटीक पहचानने का प्रयास जारी रहा है। यह भी सोच सकते हैं बहुत पहले से भी परस्पर पहचानने के लिए रंग प्रधान रहा और कोई आधार खोजते रहे। इसी के साथ नस्ल भी बहुत प्रधान रह गए। काफी समय तक मानव रंग और नस्ल प्रधान विधि से अपना पहचान बनाए रखने के लिए कोशिश किया। अभी भी इसका गवाही जगह जगह मिलता है। यद्यपि मानसिक रूप में इस जगह में से, कौन सी जगह में से, वंशानुषंगी पहचान विधि की जगह में से रंग नस्ल विचार से विचलित हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है नया पैराग्राफ जो कल हमने पढ़ के छोड़ दिया था वो आगे शुरू करता हूँ। इस क्रम में मानव कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ज्ञान विधा में सार्थक बनाने दौड़ा। किस क्रम में? जैसे पहले जो है नस्ल और रंग के आधार पर मानव को पहचानने के क्रम में ही मानव कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ज्ञान विधा में सार्थक बनाने दौड़ा। तब संसार की विविधता का अध्ययन न होने की कमजोरी के कारण ज्ञान मीमांसा चाहते हुए, ज्ञानी होना चाहते हुए, ज्ञानी होने के लिए प्रस्तावित सभी
तप साधन योग अभ्यास करते रहे किंतु प्रमाणित होने की स्थली पर रिक्त रह गए। इसमें सांत्वना पाने के लिए उपाय रूप में शास्त्रों को आधार मान लिया। इस ढंग से धर्म ग्रंथ किताब प्रमाण माना गया। आदमी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला है, इसको स्वीकारा नहीं। ध्यान देने की बात यही है कि ज्ञान विज्ञान विवेक संबंधी प्रमाणों को कोई प्रस्तुत करेगा तो वह मानव ही होगा। इस तथ्य से ज्ञानाभ्यासी संसार को अथवा आगे पीढ़ी को सार्थक प्रमाण दे नहीं पाया। ये पैराग्राफ स्पष्ट हो रहा है? ठीक है। पिछले पैराग्राफ में जो रंग और नस्ल के आधार पर मानव को पहचानने की बात रही, उसी क्रम में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के जरिए ज्ञान विधा में सार्थक होने के लिए वो दौड़ रहा था मानव, है ना। लेकिन उस समय उसके पास संसार की विविधता का अध्ययन न होने की कमजोरी के कारण ज्ञान मीमांसा मतलब जो है ज्ञान के अर्थ में कुछ साहित्य वो चाहता रहा, ज्ञानी होना भी चाहता रहा, ज्ञानी होने के लिए प्रस्तावित सभी तप साधन योग अभ्यास करता रहा, किंतु प्रमाणित होने की स्थली पर रिक्त रहा, मतलब प्रमाणित नहीं हो पाया। इसमें सांत्वना पाने के लिए फिर जो है ये प्रमाण नहीं दे पाया, प्रमाणित नहीं हो पाया, तो इसमें सांत्वना पाने के लिए उपाय रूप में उसने शास्त्रों को आधार मान लिया। इस ढंग से धर्म ग्रंथ किताब को प्रमाण मान लिया। आदमी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला है, इसको नहीं स्वीकार। ध्यान देने की बात यही है कि ज्ञान विज्ञान विवेक संबंधी प्रमाणों को कोई प्रस्तुत करेगा तो वह मानव ही होगा, ये वो उनको स्वीकारने में नहीं आया। इस तथ्य से, इसी वजह से ज्ञानाभ्यासी जो लोगों ने जो है जो तथाकथित ज्ञान पाया, वो संसार को अथवा आगे पीढ़ी को सार्थक प्रमाण नहीं दे पाए। ठीक बात है? आगे बढ़े। सह अस्तित्ववादी नजरिए में ज्ञान संचार विवेक संचार ही प्रधान मुद्दे के रूप में प्रस्तुत हुए। सह अस्तित्ववादी नजरिए में ज्ञान संचार विवेक संचार मतलब ज्ञान का लोक व्यापीकरण, विवेक का लोक व्यापीकरण ही प्रधान मुद्दे रहे। इसके बिना भ्रम के चंगुल से छुटकारा नहीं पाएगा। इसी के लिए लोक व्यापीकरण करने का प्रयोग का शुरुआत में ही ज्ञान विज्ञान विवेक का संपूर्ण अध्ययन, निर्णय लेने का सूत्र, संभावना की व्याख्या, ये सभी चीज विकल्पात्मक प्रस्ताव में समाहित है। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि चिरकाल से मानव शरीर यात्रा का जिक्र इस धरती पर है ही। जीवन अपने में शाश्वत रूप में, चैतन्य इकाई के रूप में, अक्षय शक्ति अक्षय बल के रूप में विद्यमान वर्तमान है ही। यह अनुकूल परिस्थिति बने रहते हुए परिवार में ही क्रमिक संयोग होते आए। सर्वप्रथम मानव ईश्वर ही कर्ता के रूप में शरणागत होने की बात सोची। मतलब परिवार में ही ऐसे संयोग खड़े हुए कि पैदा होने वाले संतान को रहस्यमय आदर्शवाद और ईश्वरवाद को समझने की स्थिति बनी। इसका अंतिम छोर तिरोभाव ही कल्याणमय होने की स्थिति। इसका अंतिम छोर मतलब जो है ईश्वरी कर्ता के रूप में शरणागत होने की जो अंतिम छोर है वो तिरोभाव मतलब जो है मुझे लगता है ये विरक्तिवाद, त्याग की बात है। इसका अंतिम छोर तिरोभाव ही कल्याणमय होने की स्थिति, मतलब विरक्ति भाव में जीना ही जो है कल्याणमय होने की स्थिति। इसी के लिए सारा ताना बाना, इसमें मानव भरोसा न पाने के फलस्वरूप ही सुविधा संग्रह की ओर दौड़ा। यह सुविधा संग्रह सबको न मिलने के आधार पर इसमें तृप्ति बिंदु का अभाव, पुनः विकल्पात्मक स्वीकृतियां, इसी क्रम में सह अस्तित्व मानव सम्मुख प्रस्तुत हुई। स्पष्ट हो रहा है? जी सुनील भाई। इसमें कुछ है ना, मुझे बढ़िया है। किसी को प्रश्न हो तो करेंगे। हाँ दिनेश भाई। हाँ भैया ठीक है। ये लोक वापीकरण वाला एक लाइन थोड़ा सा पढ़ दीजिए फिर से कि देखो है ना, पैराग्राफ की शुरुआत है, सह अस्तित्ववादी नजर में ज्ञान संचार विवेक संचार ही प्रधान मुद्दे के रूप में प्रस्तुत हुई।
तो संचार मानी जो है उसका प्रसार करना है ना। तो ज्ञान का प्रचार, विवेक का प्रचार, ज्ञान व्यापीकरण, लोक व्यापीकरण, विवेक लोक व्यापीकरण, वही जो है सअस्तित्ववादी नजरिए में प्रधान मुद्दे रहे। इसके बिना भ्रम के चंगुल से छुटकारा संभव नहीं है। इसी के लिए लोक व्यापीकरण करने का प्रयोग का शुरुआत में ही ज्ञान, विज्ञान, विवेक का संपूर्ण अध्ययन, निर्णय लेने का सूत्र, संभावना की व्याख्या, ये सभी चीज विकल्पात्मक प्रस्ताव। अभी जो ये प्रस्ताव हम पढ़ रहे हैं वो विकल्पात्मक प्रस्ताव है, और विकल्पात्मक प्रस्ताव में जो है ज्ञान, विवेक, विज्ञान का अध्ययन है। इस रूप में यहाँ बात कह रहे हैं, और उसी का लोक व्यापीकरण। दिनेश भाई ठीक है भैया, ठीक है। हाँ ठीक है, जी जी भैया जी। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें विचारणीय बिंदु यही है पुराण कोशाए मानव शरीर रचना को बनाने के संबंध में काफी अध्ययन हो चुका है। यह भी मानव स्वीकारने योग्य हो चुका है कि आशा, विचार, इच्छा पूर्वक, प्रमाण और संकल्प पूर्वक जीना ही होगा। यह स्वाभाविक प्रक्रिया में आ चुका है। इसी के आधार पर हम इस बात को परिशीलन करने पर तुले हैं कि मानव के शरीर रचना में परिवर्तन हुई, अथवा क्रियाकलाप में परिवर्तन हुई, अथवा ज्ञान विधि में। तो यहाँ बता रहे हैं कि विचारणीय बिंदु यही है कि प्राण कोशाओं मतलब मानव शरीर रचना ज्ञान के संबंध में काफी अध्ययन हो चुका है, और अब विकल्पात्मक प्रस्ताव आने के बाद मानव यह भी स्वीकारने योग्य हो चुका है कि आशा, विचार, इच्छा पूर्वक, प्रमाण और संकल्प पूर्वक ही जीना होगा। उसके अलावा जीना बनेगा नहीं। यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया में आ चुका है। इसी के आधार पर अब मानव ये सोच रहा है कि ये जो है मानव की शरीर रचना में परिवर्तन हुई, मतलब ये जो है ये आशा, विचार, इच्छा वाला पोर्शन है ना, वो क्या है? मानव शरीर रचना में परिवर्तन हुई, क्रियाकलाप में परिवर्तन हुई, अथवा तो ये ज्ञान विधि का जो है परिणाम है। स्पष्ट हो रहा है? हेलो भैया, परिशीलन मतलब? परिशीलन मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजनों को पहचानने की क्रिया। अच्छा भैया, ठीक है। ठीक है, तो अभी मानव जो है सोच रहा है कि ये आशा, विचार, इच्छा पूर्वक, प्रमाण, संकल्प पूर्वक जीना ही होगा। ये हमको अभी स्पष्ट हो रहा है। तो वो किस आधार पर? शरीर की रचना में कुछ परिवर्तन हो गया, उसके क्रियाकलाप में कुछ परिवर्तन हो गया, या कुछ ज्ञान हमको मिल गया है ना, ज्ञान विधि में। इस रूप में यहाँ मुझे ये दिख रहा है। इसमें किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। परिशीलन का आधार मानव होगा और जीता हुआ मानव ही होगा। मानव के मरे हुए शरीर के निरीक्षण परीक्षण से इन हड्डी, नसों, मांसपेशियों का संतुलन कैसे बना रहता है, बिगड़ने पर क्या क्या परेशानी होती है, इसका अध्ययन होता है। किंतु मानव संतुलित रहने के लिए मानसिकता और शरीर के तालमेल आवश्यक है। ठीक बात है? इतना स्पष्ट हो रहा है ना? तो आगे बढ़ता हूं। इस बात को हर ज्ञानी, विज्ञानी, विशेषज्ञ और सामान्य मानव स्वीकारते हैं। मानसिकता ही रोग और कष्ट को प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। शरीर में जो कुछ परेशानी है, व्यतिरेक है, उसको पहचानने के लिए मानसिकता का प्रयोग आवश्यक है। मानसिकता के बगैर शरीर में क्या परेशानी है, क्या व्यतिरेक है, वो स्पष्ट नहीं होता। मानसिकता ही सबको पहचान पाती है। इसके विपरीत यंत्र पहचानते हैं, इसका दावा हम करते हैं। आज प्रचलित परंपरा में है ना, मानव के रोग को, मानव की बीमारी को यंत्र से पकड़ने का प्रयास हो रहा है। यहीं से स्वास्थ्य संबंधी मामला यंत्र के अधीन हो गया, जबकि यंत्र किसी एक या एक से अधिक मानव से ही योजित, नियोजित, उत्पादित वस्तु है। इसमें मानव की मानसिकता नियोजित रहती ही है। जितने अपेक्षा से नियोजन होता है, उससे कम में ही यंत्र तैयार हो पाता है। इस बात को हम इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं। किसी यंत्र के प्रयोजन को हम गणितीय विधि से 100% आंकते हैं, तो उसमें 75 और उससे कम में ही विश्वास रखना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस भाग को यंत्र की सुरक्षा का भाग भी माना जाता है।
यंत्रों में जो कुछ भी संकेत मिलता है इसको पढ़ने वाला भी मानव ही है। जिसको पढ़ना है अपने मानसिकता सहित ही पढ़ पाता है। आदिकाल से यह माना गया कि बेईमानी के बिना व्यापार चलता नहीं। अगर यही सूत्र हो तो इन सब उपक्रमों की क्या हालत होगी, शोध और सोचने का मुद्दा है। ठीक है, इस पैराग्राफ में किसी को कुछ पूछना, कुछ बात रखनी हो तो रख सकते हैं। यहाँ कोई चीज स्पष्ट करनी हो तो उस पर बात हो सकती है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नमस्ते भैया। हाँ जी नमस्ते। ये पहले तो इसमें यंत्र की एफिशिएंसी मतलब 100% एक्सट्रैक्ट नहीं होती है, हमेशा उससे लो होती है, इस बात पर चर्चा लग रही है। और आखिरी की लाइन से पहले सेकंड लास्ट लाइन में यह माना आदिकाल से यह माना गया कि बेईमानी के बिना व्यापार चलता नहीं। अचानक से लगता है कि लाइन कहाँ से आ गई, कनेक्ट कर रहे हैं पैराग्राफ के साथ। हाँ, मतलब जैसे आगे पहले बात हुई थी ना, ये वो कि ये जो शारीरिक स्वस्थता का अभी जो है क्षेत्र पूरा जो है उसका व्यापारीकरण हो गया है जी, व्यापारियों की चंगुल में फंस गया है जी, ना। इसी से उसी को यहाँ जोड़ रहे हैं कि अभी जो है ना, मानव की बीमारी को, मानव के रोग को पहचानने वाली जो है चीज मानसिकता है। मानसिकता जो है वो मानव की वस्तु है, लेकिन अभी जो है मानव की बीमारी को पहचानने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। यंत्र कुल मिला के जो है मानव के द्वारा ही योजित नियोजित उत्पादित है और उसमें मानव की मानसिकता ही नियोजित रहती है और मानव की अपेक्षा से वो 75% ही काम करता है, या तो उतना ही विश्वास रखना चाहिए। अब जो है पूरा ये क्षेत्र है, आरोग्य क्षेत्र, वो अभी उसका व्यापारीकरण हो गया है। अब जो है जो डॉक्टर यंत्र के द्वारा मानव की बीमारी को पढ़ता है वो अपनी जो है लाभोन्मादी मानसिकता से ही यंत्र को पढ़ता है और जो है मानव को, वो पेशेंट को बताता है कि आपको ये हुआ है। इस पर बाबा अपना ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि जिसको पढ़ना है अपनी मानसिकता सहित ही पढ़ पाता है। देखो है ना, आखिरी 2-3 लाइन है। केवल ये आरोग्य वाले व्यापार की बात की जा रही है। हाँ, इस भाग को यंत्र की सुरक्षा का भाग भी माना जाता है। यंत्रों में जो कुछ भी संकेत मिलता है इसको पढ़ने वाला भी मानव ही है। जिसको पढ़ना है अपने मानसिकता सहित ही पढ़ पाता है। मतलब जो पढ़ने वाला मानव ही है और पढ़ता है तो वो अपनी मानसिकता सहित ही पढ़ता है। कौन सी मानसिकता? तो वो जो मतलब जो है प्रचलित परंपरा में उसको जो मानसिकता मिली है, जो संस्कार मिले हैं, उसी मानसिकता से पढ़ता है। तो मतलब जो है या मानसिकता मतलब क्या? मैं समझ रहा हूँ मानसिकता मतलब एक प्रकार से मेंटल स्टेट। हाँ, मेंटल स्टेट एक प्रकार के संस्कार, जो संस्कार ना अभी व्यापारीकरण लाभोन्मादी संस्कार है, भ्रमित संस्कार है। तो वो जो है आदमी के बीमारी को पढ़ेगा यंत्र के जरिए, लेकिन उसमें जो मानसिकता रहेगी वो लाभोन्मादी मानसिकता है, तो उसमें काम करेगी ही। अच्छा, तो अगर उस मानसिकता की वही परिभाषा ले भैया अपन, मेंटल स्टेट, तो फिर ये जो सेंटेंस मैं अभी जो है मैं इसको है ना, मतलब यहाँ परिभाषा संहिता में शायद और कुछ हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे जो है व्यावहारिक रूप में ऐसे देखता हूँ कि मानसिकता मतलब जो है हमारे अंदर है जो प्रिय हित लाभ की मानसिकता चल रही है। दृष्टि, हाँ, दृष्टिकोण है ना। तो मतलब जो है पढ़ने वाला मानव ही है, और अगर ये व्यापार की चंगुल में फंसा हुआ है तो पढ़ने वाला व्यापारी ही है। व्यापारी जो है अपनी व्यापारी मानसिकता के साथ ही पढ़ेगा। तो ऐसा एक सेंटेंस दिया है भैया, ये मानसिकता ही रोग और कष्ट को प्रकट करता है। इसका हाँ। मतलब क्या है कि आपके दृष्टिकोण अगर सही नहीं है तो वो रोग और कष्ट के रूप में है क्या, या फिर रोग और कष्ट है तो आपका मानसिकता उसको आइडेंटिफाई करता है? क्या मतलब है? हाँ, मतलब मानसिकता से ही तो जो है रोग और कष्ट पकड़ में आते हैं। मतलब प्रीहित लाभ का मानसिकता है। तो हमको दिखा देता है इतना बुखार है ना, लेकिन ये बुखार की वजह क्या है? फिर कुल मिला के जो है मानव की मानसिकता उस पर काम करती है और उसके जो है स्वरूप को पकड़ती है कि ये बुखार का वजह ये है और ये है और ये है, और फिर वो बताता है कि आपको ये रोग है और ये रोग का प्रकटन जो है इस बुखार के रूप में है। तो बुखार की भी दवा देता है और रोग की जो मूल जो चीज रहती है, रोग की वजह जो रहती है, बुखार तो जो है उसका एक लक्षण है, बुखार रोग नहीं है। तो मशीन तो जो है लक्षण दिखाता है, लेकिन लक्षण के मूल में क्या बीमारी होगी उसको तो जो है मानव ही पकड़ता है।
तो मानसिकता ही रोग और कष्ट को प्रकट करता है। अगर हाँ, मानसिकता ही पहचानता है। अच्छा अच्छा, हाँ, यंत्र नहीं पहचानता, ठीक है। और यंत्र तो मानसिकता केवल का, संकेत देता है। और ये है उसको पहचानने के लिए मानसिकता का प्रयोग आवश्यक है, इसका क्या मतलब? मतलब कहाँ है, मानसिकता ही सबको पहचान सर पाती है, इसके विपरीत मानसिकता सर का प्रयोग आवश्यक है। मतलब पेशेंट को पहचानने के लिए आपके पास चाहे कितने भी यंत्र क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली मानव का हस्तक्षेप उसमें होना जरूरी है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, है ना। इसमें ये लाइन लिखी हुई है, शरीर में जो कुछ परेशानी है, हाँ, व्यतिरेक है, उसको पहचानने के लिए मानसिकता का प्रयोग आवश्यक है। तो अब इसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि मानसिकता का प्रयोग, अब जैसे मेरी एक मानसिकता है प्रिय हित लाभ की, सपोज, अब हाँ जी। उसका नहीं, वो मानसिकता की बात नहीं है। मतलब जो है अच्छा, जीवन का केवल जो है चर्म चक्षु से, 5 इंद्रियों से आप जो है रोग को पहचान नहीं सकते, उसके लक्षण पकड़ सकते हो। लेकिन 5 इंद्रियों के साथ जब जीवन अंदर देखेगा, है ना, तब जो है आप उसको कि ये लक्षण के मूल में क्या चीज है। लक्षण के मूल की चीज वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं है। इंद्रियों की पकड़ में है कि बुखार है, इंद्रियों की पकड़ में है कि ये ऐसा सूझ गया है। लेकिन जो है उसमें अगर मानसिकता नहीं मिलेगी तो उसकी मूल जो है कारण क्या है वो पकड़ में नहीं आएगा। रोग मानसिकता सहित ही पकड़ में आता है, ऐसा मैं इसको जी, समझ रहा हूँ। योगेश भैया, हाँ भैया। भैया इसमें मानसिकता सहित ही पढ़ पाता है, और फिर भी उसमें लिखा है कि आदिकाल से यह माना गया है कि बेईमानी के बिना व्यापार नहीं चलता है। हाँ तो जी, मतलब ये है कि बेईमानी वाली मानसिकता जो है हाँ। उससे रोग को पढ़ा जाता है, तो फिर क्या हालत होगी, वो पूरा सेंटेंस बताता है। नहीं वो में है, लेकिन पहले तो केवल जो है ये बताया कि रोग जो है वो यंत्र के जरिए अभी पकड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन यंत्र जो है वो मानव के बगैर यंत्र के संकेत को जो है संकेत का निष्कर्ष कौन निकालेगा, हाँ, वो एक पॉइंट हो वो गया। एक और अलग फिर चीज है ना। निकालने वाला जो मानव है उसकी हाँ, मानसिकता यंत्र भी से बेईमानी वाली है। हाँ, फिर नीचे जो है उसको बेईमानी से जोड़ दिया। हाँ, नीचे जोड़ दिया इसलिए फिर कि ये हाँ पढ़ने इसलिए वाला फिर जो है लिखा। अपनी मानसिकता सही, व्यापारिक मानसिकता के सहित ही पढ़ता है। वो पढ़ता है तो फिर अगर यही सूत्र हो तो इन सब उपक्रमों की क्या हालत होगी, शोध और सोचने का मुद्दा है। बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल, बस वैसा ही कहना चाहते हैं। ठीक, बस। हाँ जी, दिनेश भाई। ठीक है भैया। वही मैं एक्चुअली जो वो मानसिकता को मैं थोड़ा जीवन क्रिया के रूप में देखना चाह रहा था कि स्पेसिफिक कौन सी ये मन वृत्ति चित्त किसका प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से सबका प्रयोग की आवश्यक है, मतलब ये मुझे कोई लगता है एक इसमें मन वाला हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये जो मन है वाला हिस्सा। जी जी हाँ, इतनी बात तो है नहीं, है ना। ये रोग मतलब आस्वादन जो है के कोई हिसाब कानून से। वाली बात नहीं है, वो तो एक भौतिक रचना को समझने की बात है। भौतिक रचना में जो गति रखे उसको समझने की बात है। तो शायद जी जी उसमें मुझे लगता है ना। तो मूल जी, बात यह है कि यंत्र संकेत देता है, लेकिन वो संकेतों का निष्कर्ष तो अल्टीमेटली मानव ही हाँ निकालता वो तो क्लियर, नीचे का तो पूरा क्लियर है है। बस भैया। वही मानसिकता वाला। अब वो जी जी मानसिकता को जो है व्यापारिक मानसिकता के साथ बाबा जी ने जोड़ा गया। आज की तारीख जी में जो यंत्रों के माध्यम से डॉक्टर हमको जो भी वो देते हैं, है ना, कि आपको ये हुआ है। अब उसमें जो है डॉक्टर जो है वो भी आज के लाभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी शिक्षा से ही निकला हुआ आदमी है। जी तो वो जो है वो जो भी प्रेडिक्ट करेगा, वो प्रेडिक्ट मतलब जो भी जो हमको मतलब वो देगा, है ना, तब कि आपको ये हुआ है, वो उसमें जो है उसकी व्यापारिक मानसिकता की पूरी संभावना है, जी 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 ऐसा बता रहे हैं। जी, ये बात तो क्लियर है भैया। ठीक बात है। जी जी और कोई कुछ कहना चाहते हो, कुछ बात रखना चाहते भैया हो तो? इसमें योगेश भैया, हाँ जी। इसमें जैसे अगर कोई जागृति है और फिर उसके बाद कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जैसे, तो उसमें मानसिकता कैसे? क्या हुआ जागृति? अगर जैसे जागृति है और कोई उसके जागृत बाद डॉक्टर है ना, हाँ डॉक्टर जो है जो जागृत आदमी भी है, मतलब समझदार इंसान हाँ है ना, तो हाँ, उसमें और व्यापारिक उसमें मानसिकता नहीं रहती, तो फिर न्याय की मानसिकता से ही जो है दर्दी के साथ जुड़ता है, संबंधी के रूप में है ना, ग्राहक के रूप में नहीं देखता। इस तारीख में डॉक्टर जो है पेशेंट को मानव के रूप में नहीं, लेकिन ग्राहक के रूप में, और थोड़ी जो है हार्ड लैंग्वेज बताए तो अभी तो बता रहे हैं बकरे के रूप में देखते हैं, है ना। तो अगर समझो कि कोई समझदार आदमी है तो वो न्याय धर्म सत्य की मानसिकता से ही उससे जुड़ेगा। ठीक है। ठीक। भैया हाँ जी।
यहाँ पे मुझे लगता है मानसिकता जो अभी है कि यंत्र प्रमाण को डोमिनेट कर रहा है अभी जो समाज में हम देखते हैं, हर चीज पे एक्सरे करा लो या ये सब करा लो, तो उसकी बजाय हम ये कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानव प्रमाण ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यंत्र पे ज्यादा आप वो करें नहीं, वो मानसिकता की बात ज्यादा हो रही है। नहीं, दोनों ही हो रही है भैया। एक तो देखो वो भी हो रही है कि अल्टीमेटली जो है ना, हम जिस यंत्रों से मानव की बीमारी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो यंत्र तो मानव ने ही बनाए हैं। हाँ, वो तो है। यंत्रों के संकेत पकड़ने वाला भी मानव ही है। यंत्र तो केवल संकेत देता है ना। तो कुल में जो है आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो है मानव को रिप्लेस नहीं कर सकोगे। वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो कहने का तात्पर्य यही है कि आप यंत्र पे निर्भर ना हो। हाँ, और जो है साथ में दोनों बात को जो है उसके व्यापारीकरण के साथ भी जुड़ा हुआ है आखिरी 2 लाइन में। सुनील भैया, दोनों बात है, यंत्र का भी बताया है और मानव मानसिकता का भी बताया, दोनों बात बताया हुआ है। तो भैया ऐसा समझा जाए कि जितना डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आज के समय में हो रहा है, तो पूरी तरह गलत है। नहीं भैया, ऐसे तो देखो आप जो है ना, ये जनरलाइज करने की आवश्यक जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा जी ने ये दिया है कि ये आप देखिए ऐसा भी हो सकता है, यानी ये संभावना है, अभी ऐसा हो रहा है, हर केस में ऐसा ही होता होगा, हर जगह ऐसा ही होता होगा, ऐसा जो है सोचना इतना आवश्यक नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हर उसके लिए आपको जरूरी नहीं है रिपोर्ट कराएं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन अभी ये जो है मानसिकता है, दिखती जरूर है, ऐसा बता रहे हैं ना। हर आदमी इसी मानसिकता के साथ है ऐसा जरूरी नहीं। वो कुल मिला के ऐसा बोला कि 100 अगर हम गणितीय विधि से 100% आंकते हैं तो उसमें से 75 और उससे कम में विश्वास रखना चाहिए, ऐसा बताया, गलत नहीं बताया, 75 विश्वास रखना चाहिए, एक बात वो बताई। दूसरा ये बताया कि 75% यंत्र का जो विश्वास रखना चाहिए उसके मुताबिक यंत्र जो बोलते हैं उसके मुताबिक जो भी डॉक्टर की मानसिकता है वो भी एक लाभनवादी मानसिकता के साथ ही है। तो इन दोनों बात है वो शोध और सोचने का मुद्दा है, इतना बताया, ऐसा बता रहे हैं ना। ये जो है ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा ही है, लेकिन ये सोच का मुद्दा तो है। हाँ, मतलब इंगित इस बात के लिए है कि आरोग्य आपका सुनिश्चित नहीं है ऐसे हाथों में। हाँ, मतलब यहाँ एक दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि यंत्र के आधार पे हमको जो मिलता है डॉक्टर का, है ना, डायग्नोसिस, उसको भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि यंत्र जो है 100% सही संकेत नहीं देता है। यंत्र जो है 100% नहीं पकड़ता है, 100 में से 75 ही पकड़ता है। तो मतलब हमको जो है किसी यंत्र ने हमको बता दिया कि आपको ये है, तो उससे हम इसको सही मान ले, ये हमारी मतलब जल्दबाजी है ना। कहना है कि यंत्र के आधार पे आपको जो है यंत्र को 2-4 यंत्रों से ही आपको आगे बढ़ना है, तो 2-4 जगह पक्का करके आगे बढ़े, तब आपको जो है एक निचोड़ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधा में जो आयुर्वेद है, यूनानी विधि है, ये करीब करीब आधार रूप में एक ही है। नाड़ी और कोष पर धड़कन और धड़कन की ध्वनि को सुनते हुए शरीर की आवाज को सुनने की कोशिश, उसके आधार पर शरीर के कष्ट और व्यतिरेकों का अनुमान, स्वीकृति, उसके आधार पर दवाइयों की योजना, प्रयोग, सफलता पर विश्वास करना होता है। तो बाबा जी ने यंत्र के अलावा जो दूसरी विधि जो है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। दूसरी विधि में एक आयुर्वेद विधि है, एक यूनानी विधि है, और बाबा जी के कहने के मुताबिक ये दोनों ही विधि करीब करीब जो है उसका आधार एक ही है। क्या आधार है? तो एक तो नाड़ी को पहचानना, नाड़ी और दोष पर धड़कन और धड़कन के ध्वनि को सुनते हुए शरीर की आवाज को सुनने की कोशिश, उसके आधार पर शरीर के कष्ट और व्यतिरेकों का अनुमान, स्वीकृति, उसके आधार पर दवाइयों की योजना, प्रयोग, सफलता पर विश्वास करना होता है। ये एक और जो है बाबा जी ने बात बताई। यंत्रों के अलावा इस तरह से भी काम हो सकता है। इस प्रयोग से वांछित परिणाम क्या? स्वस्थ होने की स्थिति में रोग स्वरूप का निर्धारण किया गया था,
जिसके आधार पर दवा नियोजित की थी, इस प्रक्रिया में विश्वास का उपार्जन, इस क्रम को कर्म अभ्यास का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये यूनानी आयुर्वेद विधि से स्वस्थ होने की स्थिति में रोग स्वरूप का निर्धारण किया गया था, पहले यूनानी विधि में और आयुर्वेद विधि में, जिस समय वो ज्यादा प्रचलित थी, जिसके आधार पर दवा नियोजित की थी। इस प्रक्रिया में विश्वास का उपार्जन भी हुआ था, इस क्रम को कर्माभ्यास का नाम दिया गया। आयुर्वेद विधि से उसकी कई विधि से रोग के बलाबल को पहचानना, रोग की ताकत को पहचानना, उसी के अनुसार औषधि को पहचानना, वन औषधि के रूप में, खनिजों के रूप में, जीवों से उपलब्ध औषधि के रूप में पहचानना, इनका योग संयोग परिपाक विधि से औषधि के बलाबल को पहचानना, रोग से अधिक बलशाली औषधि का प्रयोग करना, यही कर्म अभ्यास रोग को पहचानने से रोग चिकित्सा तक अनुशासित रहना पाया जाता है। इसमें मूल मुद्दा यही है, हर आयुर्वेदज्ञ को परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप रोगों को पहचानने, औषधियों को पहचानने, रोगों के बलाबल को पहचानने, औषधियों के बलाबल को पहचानने, पथ्य परहेज को पहचानने। पथ्य परहेज मतलब जो है, पथ्य यानी जो है सुपाच्य खुराक, और परहेज मानी जो है वो दवाई के अर्थ में संयम। अनुपान को पहचानना, अनुपान यानी कि जो है दवाई के आगे पीछे जो लेने वाली चीजें है, वस्तु है, उसको पहचानना। तो ये ठीक है, आगे बढ़े इसमें। जी भी आगे बढ़े। तो सम्मिलित रूप में जो प्रयोग कर पाते हैं, इसे ही कर्माभ्यास, तो मतलब इसी को कर्माभ्यास बता रहे हैं बाबा जी, क्योंकि सम्मिलित रूप में ऊपर जो भी हुआ, रोगों को पहचानना, औषधियों को पहचानना, रोगों के बलाबल को पहचानना, औषधियों के बलाबल को पहचानना, पथ्य परहेज को पहचानना, अनुपान को पहचानना, ये सम्मिलित। हाँ भैया, पाठक भैया, सम्मिलित रूप में जो प्रयोग कर पाते हैं, इसे ही कर्माभ्यास कहते हैं। ये पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान, ये पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान विधि से चलकर अनुपान पथ्य परहेज तक पहुंच पाते हैं। इसके फल परिणाम के आधार पर परंपरा के रूप में प्रमाण तक पहुंच पाते हैं। ये पूरा का पूरा ज्ञान जो ऊपर जो बताया है ना, वो विज्ञान विधि से चलकर अनुपान पथ्य परहेज तक पहुंच पाते हैं और उसको परंपरा में प्रमाण रूप में उसको ला पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें मूल मुद्दा यही है, समझदार परंपरा में प्रमाण रूप में आने का मतलब ये। हाँ जी, तो मतलब ये चीज जो है, ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? रोगों को पहचानने का, औषधियों को पहचानने का, रोगों के बलाबल को पहचानने का, औषधियों के बलाबल को पहचानने का, उसके अनुरूप पथ्य परहेज को पहचानने का, अनुपान को पहचानने वाला जो ज्ञान है, उसको विज्ञान विधि से परंपरा के रूप में, मतलब उसको जो है परंपरा के रूप में उसको स्थापित करना, वो सर्व सहज सुलभ हो जाए, सर्वसुलभ हो जाए, उसका लोकव्यापीकरण करना, उस रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। फाल्गुनी बहन कुछ कह रही थी। हाँ भैया, मेरा प्रश्न एक ये है कि इसमें एक आया है कि जीवों से उपलब्ध औषधि के रूप में पहचानना। हाँ। तो समीक्षा के रूप में तो ठीक है, पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या जागृत मानव परंपरा में जीवों से क्या हम औषधियां मतलब लेके उसका उपयोग करेंगे? क्यों गौमूत्र का उपयोग नहीं करेंगे? ये गाय से मिलने वाले जो है, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, है ना, फिर जो है ये जो आज सांप के विष, उसका भी उपयोग होता है ना, लेकिन वो जो है उसका मतलब जो है उसको नष्ट करके, है ना, उसको वो करके नहीं, से मानव सहज विधि से, मतलब व्यवस्था के अर्थ में उसके साथ जुड़ के जो है करेंगे, है ना। अभी जैसे गौमूत्र का काम हो रहा है ना, तो वो जीव से उपलब्ध औषधि ही है ना। जी भैया, हाँ ये ठीक है। हाँ, तो इस रूप में जो है ना, इस रूप में व्यवस्था के अर्थ में वस्तुओं को पहचान कर उसके साथ जुड़ के उसको भी बनाए रखना और अपना काम हो जाए, उस अर्थ में जो है जीवों से उपलब्धि औषधि पा सकते हैं। फाल्गुनी बहन।
तब ठीक है भैया। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। तो इसमें मूल मुद्दा यही है, समझदार मानव परंपरा के उपरांत जितने भी ज्ञान विज्ञान विवेक सहित किया गया कर्माभ्यास स्वास्थ्य संयम विधा में लोक व्यापीकरण करने के पक्ष में ही कार्य करता हुआ परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलता है। बाबा जी क्या कह रहे हैं, जो ऊपर के पैराग्राफ में बताया वही बताया कि मूल मुद्दा यही है कि समझदार मानव परंपरा में जितने भी ज्ञान विज्ञान विवेक सहित किया गया कर्माभ्यास, ऊपर वाला जो है उसको कर्माभ्यास बता रहे हैं, तो कर्माभ्यास स्वास्थ्य संयम विधा में लोक व्यापीकरण करने के पक्ष में ही कार्य करता हुआ परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि उसका व्यापारीकरण होगा। जागृत मानव परंपरा में उसका व्यापारीकरण नहीं होगा, वो व्यापार वृत्ति की चंगुल में नहीं फंसेगा, है ना? उसका लोक व्यापीकरण होगा जागृत मानव परंपरा में। दूसरे भाषा से समझदार मानव परंपरा मानवीयता विधि से जीने के उपक्रमों निष्ठाओं का वैभव ही लोक व्यापीकरण के पक्ष में उदित हो पाता है। ठीक बात है। समझदार मानव सह अस्तित्ववादी विधि से ज्ञान विज्ञान विवेक से संपन्न मानव व्यक्तिवादी न होकर परिवार से सार्वभौम व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी से संपन्न हुआ रहता है। इसीलिए अखंड समाज के अर्थ में ही कार्य व्यवहार विन्यास होना पाया जाता है, ना कि व्यापारीकरण के अर्थ में, ना कि लाभोन्मादी के अर्थ में। अर्थात ऐसा समझदार मानव सामाजिक होना, सर्वशुभ को चाहना, सर्वशुभ के लिए स्वयं को प्रवर्तित रखना, प्रमाण होने का उम्मीद रखना, इसके लिए अभ्यास करना स्वाभाविक होना पाया गया। यहाँ उल्लेखनीय बिंदु यही है कि सह अस्तित्ववादी नजरिए से समझदार मानव का बहुमुखी उपयोगी होना देखा गया। ऐसी चाहत हर मानव में है ही, इसीलिए ऐसे वैभव सार्थक होने की संभावना समझ में आती है। ठीक बात है। आगे बढ़े कि इसमें कुछ बात करनी है तो आगे बढ़ता हूं। समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य संयम विधा में भागीदारी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके साथ ही शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा उत्पादन कार्य विनिमय कार्यों में भागीदारी करना सभी समझदार मानव का कर्तव्य एवं दायित्व हो पाता है। समझदारी के हाँ जी भैया वो आपसे बात नहीं कर रहे, शायद उनका वो उनका जो है वो खुला हुआ है, मैं सोचा शायद जो है वो कुछ कहना चाह रहे। ठीक है। समझदारी के साथ हाँ जी, तो सुनील भाई उनका आप जो है ना वो म्यूट कर दो ना। हाँ कर दिया भैया। समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य संयम विधा में भागीदारी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके साथ ही शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा उत्पादन कार्य विनिमय कार्यों में भागीदारी करना सभी समझदार मानव का कर्तव्य एवं दायित्व हो पाता है। समझदारी के साथ कर्तव्य और दायित्व स्वीकृति सहज रूप में प्रमाणित हो जाता है। समझदारी के अनंतर अर्थात सह अस्तित्ववादी ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्नता के उपरांत दायित्व और कर्तव्य को स्वीकारने में देरी होती ही नहीं, वह स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होती प्रकट होती है। इन सब को भली प्रकार से परीक्षण निरीक्षण कर निश्चित किया गया है। हर नर नारी इसको परीक्षण पूर्वक सत्यापित कर सकते हैं। यह मानव परंपरा के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा रही। मतलब समझदारी की परंपरा में समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य संयम विधा में भागीदारी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य संयम विधा के साथ साथ शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा उत्पादन कार्य विनिमय कार्य सभी जगह जो है स्वयं स्फूर्त विधि से भागीदारी करना वो उसका दायित्व हो पाता है, कर्तव्य एवं दायित्व, और ये सहज भी रहता है। इसके लिए उसको दबाव देना नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़े। हर मानव इसमें भैया ये कहना चाह रहे हैं कि अगर समझदार है मानव, हाँ, तो इसमें बेसिकली मेरे को ऐसा समझ में आता है, एक लाइन पहले भी लिखी थी कि हाँ समझदार मानव का बहुमुखी उपयोग होना देखा गया है। हाँ मतलब एक मानव समझदार अगर होता है तो वो केवल
केवल एक ही फील्ड में काम करे, ऐसा नहीं है। वो शिक्षा में, न्याय में, उत्पादन में, विनिमय में, सब में काम करेगा और स्वस्फूर्त विधि से काम करेगा। ये सही समझ रहा हूँ क्या? बिल्कुल भैया, मतलब जो है बहुमुखी, मतलब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि समझदार मानव मतलब जो है जो समग्रता को जानता है ना, हर चीज को समग्रता के दृष्टिकोण से देखता जी। है ना। अब उसकी शरीर क्षमता के अनुसार, है ना, जहाँ जितना वो शारीरिक रूप से जुड़ सकता है वहां शारीरिक रूप से जुड़ेगा, जहाँ जो है वो समझाने के अर्थ में जुड़ सकता है वहां वैसे जुड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा संस्कार को समझा हुआ है तो उसके अलावा उसको पता नहीं चलता, है ना। उसको सब जगह उसका जो है वो रहता है, समझ रहता है, और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और जो है स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है जहाँ उसकी उपयोगिता है वहां वो अपना भूमिका निभाता है। ठीक है भैया। ठीक है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशमान विद्यमान है। हर मानव अपने स्वीकृति के आधार पर ही निर्णय लेकर जीता रहता है। ऐसे विचार पूर्वक निर्णय लेने के मूल में ज्ञान, विज्ञान, विवेक के संतुलन को अनुभव करना, स्वीकार करना, प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्त होना और प्रमाणित करना, प्रमाणित करने का क्रम और प्रक्रिया समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होना पाया जाता है। ऐसी प्रमाण परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी आश्वस्त विश्वस्त होने के लिए प्रेरक होती ही है। ऐसी आवश्यकता सदा सदा मानव परंपरा में बनी ही रहती है। यहाँ बाबा जी जो है अब धीरे से जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशमान विद्यमान है। हर मानव अपने स्वीकृति के आधार पर ही निर्णय लेकर जीता रहता है। तो हर मानव जो भी जी रहा है अभी जहां पर भी है ना, उसके मूल में वो उसको पता हो ना हो उसकी खुद की स्वीकृति रहती है। ऐसे विचार पूर्वक निर्णय लेने के मूल में ज्ञान विज्ञान विवेक के संतुलन को अनुभव करना, स्वीकार करना, प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्त होना और प्रमाणित करना, प्रमाणित करने का क्रम और प्रक्रिया समग्र व्यवस्था में मतलब स्वयं से लेकर एक परिवार से लेकर 10 सोपानीय विश्व परिवार तक की जो व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होना पाया जाता है। ऐसी प्रमाण परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी आश्वस्त विश्वस्त होने के लिए प्रेरक होती ही है। ऐसी आवश्यकता सदा सदा मानव परंपरा में बनी ही रहती है। उक्त विधि से परीक्षण निरीक्षण करने पर पता चलता है कि जीवन के आधार पर शरीर का संचालन हो पाता है, न कि जीवन का संचालन शरीर के अनुसार। इसे ऐसा भी स्पष्ट किया जा सकता है कि समझदार मानव अपने समझदारी के अनुसार शरीर को संचालित करता हुआ देखने को मिलता है, और समझदारी मानव का वर है, मानव की मूल चाहत है। वर मानी मानव की मूल चाहत, अधिकार है, वर्चस्व है। और वो चाहे तो उसका अधिकार हो सकता है, उसका वर्चस्व हो सकता है। इसीलिए समझदारी सर्ववांछित लक्ष्य है। समझदार मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही हर कार्य व्यवहार विचारों को प्रस्तुत कर पाता है। इसके फल परिणाम में जीवन अपेक्षा मानव अपेक्षा सफल हो पाता है। जीवन अपेक्षा मानव अपेक्षा को तो आप जानते हैं, जीवन अपेक्षा सुख शांति संतोष आनंद, मानव अपेक्षा जो है समाधान समृद्धि अपेक्षा स्थिति, वो सफल हो पाते हैं। इसके फल परिणाम, हाँ, इसीलिए मानव लक्ष्य को पहचानने के उपरांत उसकी सार्थकता के अर्थ में जितने ही कार्य विन्यास होते हैं, कृत कारित अनुमोदित भेदों से कार्यों का फल परिणाम मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने की स्थिति में व्यवस्था में जीना स्वाभाविक है। समझदारी के बाद यहाँ बता रहे हैं कि समझदारी के बाद मानव लक्ष्य को पहचानने के उपरांत उसकी सार्थकता के अर्थ में जितने ही कार्य विन्यास होते हैं, है ना, कृत कारित अनुमोदित भेदों से, मतलब खुद करे, दूसरों से कराए, या जो कर रहे हैं उनको अनुमोदन करे, है ना, उनका फल परिणाम मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने की स्थिति में व्यवस्था में जीना ही स्वाभाविक है। इसीलिए समझदार मानव के अध्ययन से यही स्पष्ट होता है कि समझदार मानव जीवन अनुसार शरीर को चलाता है। दूसरी भाषा में समझ के आधार पर शरीर संचालित होता है। अतएव इस पर विश्वास कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, जागृति के उपरांत जीवन का वैभव शरीर के द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित हो पाता है।
यह परंपरा के लिए समाधान का प्रवाह है। समाधान का प्रवाह क्या है कि समझ के आधार पर शरीर को चलाना, यही जो है समाधान का प्रवाह है। समाधान प्रवाह में ही मानव परंपरा का वैभव मौलिक रूप में, मौलिक रूप मतलब अस्तित्व सहज जो रूप है, मौलिक रूप में प्रमाणित हो जाता है। इसमें हर समझदार मानव भागीदारी करने के लिए इच्छुक है ही, इसलिए हर मानव समझदार होना ही चाहता है। इस प्रकार से हर मानव के समझदार होने का लोक व्यापीकरण की संभावना समीचीन है। ठीक बात है, आगे बढ़े। समीचीन यानी निकट है, उपलब्ध है। इस बात पर हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था समृद्ध होने के उपरांत ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। भैया, हाँ भैया, इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो लिखा था, हर मानव अपने स्वीकृति के आधार पर ही निर्णय लेकर जीता है, ये जो मानव, तो ये जागृत मानव की बात हो रही है यहाँ पे। भैया मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ कि भ्रमित स्थिति में भी हम जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में, है ना, हमारी ही स्वीकृति होती है ना। वो इतनी तेज गति से होता होगा और उतने बारीक स्तर पर होता होगा कि हमको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन मूल में जो है ना, इतनी भ्रमित स्थिति में तो भैया ऐसा लगता है कि सर्कमस्टेंसेस सब ड्राइव कर रही है, अपन तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ऐसे ही लगता है। लगता तो है, लेकिन भ्रमित स्थिति में भी अगर आप जो है ना रुचि मूलक जीना चाहते हो, प्रिय हित लाभ में जीना चाहते हो, तो उसमें आपकी मानसिकता काम करती है। जी 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 है कि वो जो है, हाँ जी जी, हाँ, आपके जो आस्वादन आप तय करते हो, है ना, उसके मूल में आपके ही निर्णय होते हैं। लेकिन वो जो है बेहोशी की स्थिति में होते हैं कि हमको पता नहीं चलता ये हमने ही निर्णय लिया है। जब हमको जो है उसके फल परिणाम को भुगतना आता है, तब हमको पता चलता है कि ये तो हमको ध्यान में ही नहीं रहा, ये कैसे मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन जो है लेते वक्त तो जो है हमारा ही निर्णय होता है। जी ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस बात पर हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था समृद्ध होने के उपरांत ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। समृद्ध होने का अर्थ आप समझ रहे हो ना, कि सहअस्तित्ववादी व्यवस्था के अर्थ में जितना उनका होना था वो हो जाने के उपरांत ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। अवतरण के मूल में प्राण सूत्र में रचना विधि में गुणात्मक परिवर्तन होना, यह परिवर्तन उत्सव विधि से संपन्न होना, फल स्वरूप मानव का अवतरण विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार जीवों से भिन्न समृद्ध मेधा से संपन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की बात स्पष्ट की। स्पष्ट हो रहा है ना ये? थोड़ा एक बार भी है उसको आप पढ़ दीजिए फिर से। जो पहली लाइन बता रहे हैं कि इस बात पर हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जो अवस्था का प्रकटन हुआ वो उसके पहले की अवस्था जो है उसकी जो है समृद्ध होने के आधार पर, मतलब जो है उत्सव के रूप में हुआ है। ये कोई जो है करने दबाव के रूप में नहीं हुआ है। जो भी नया प्रकटन हुआ है इस संसार में सहअस्तित्व सहज विधि से, वो बिल्कुल जो है उत्सवित विधि से हुआ है। तो समृद्ध होने के उपरांत ही हुआ है। मानव के अवतरण से पहले की तीनों अवस्थाओं का जो अवतरण है वो समृद्ध होने के उपरांत ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। अवतरण के मूल में, है ना, मानव के अवतरण के मूल में प्राण सूत्र में रचना विधि में गुणात्मक परिवर्तन होना। तो मूल बात जो है मानव शरीर के साथ है। तो शरीर प्राण कोशाओं से बना हुआ है। प्राण कोशाओं के मूल में प्राण सूत्र है। प्राण सूत्र में सहअस्तित्व के प्रतिरूप को प्रकट करने के अर्थ में, है ना, अपने अंदर अनुसंधान चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है प्राण सूत्र के अंदर। तो अवतरण के मूल में प्राण सूत्र में रचना विधि में गुणात्मक परिवर्तन होना, यह परिवर्तन उत्सव विधि से संपन्न होना, फल स्वरूप मानव का अवतरण विभिन्न गुणात्मक परिवर्तन मतलब वही श्वसन क्रिया वगैरह जो पहले आपने बताया सब कुछ। गुणात्मक परिवर्तन मतलब जैसे जीवावस्था में जो मेधस था, है ना, वो समृद्ध मेधस था, और जो मानवावस्था मानव शरीर का जो मेधस है ना, वो समृद्धिपूर्ण मेधस है। तो ये गुणात्मक परिवर्तन हो गया। ठीक है। दोनों ही शरीर रचना है, दोनों ही जो है ना चेतन अवस्था है, लेकिन एक में जो है समृद्ध मतलब जो जीवन
को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सके वैसी रचना मानव शरीर की है ना। तो ये गुणात्मक परिवर्तन हुआ। गुणात्मक परिवर्तन का मूल कहाँ है? तो प्राण सूत्रों में है। प्राण सूत्रों में स्वयं स्फूर्त है ना, उत्सव पूर्वक अनुसंधान विधि से परिवर्तन होता है। ठीक बात है? ठीक है भैया। है ना। तो परिवर्तन उत्सव विधि से संपन्न होना, फल स्वरूप मानव का अवतरण विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार जीवों से भिन्न समृद्ध मेधस संपन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की बात स्पष्ट। मतलब अलग अलग जो है देश, अलग अलग काल में अलग अलग जीव शरीरों के माध्यम से मानव शरीर का अवतरण हुआ। समृद्ध मेधस संपन्न रहे वो सब जीव शरीरों के, है ना। जीव शरीरों में समृद्ध मेधस की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो है स्वेदज अवस्था को भी जो है इस रूप में बता रहे हैं, लेकिन सभी जीव जो है ना, उसमें जीवन नहीं होता और सभी जीव में समृद्ध मेधस नहीं होता। स्वेदज अवस्था से मेधस की शुरुआत होती है। स्वेदज में जो है गुणावस्था में मेधस होता है और धीरे 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 उसमें गुणात्मक परिवर्तन होते होते समृद्ध मेधस होता है। वो जीवावस्था की आखिरी जो है स्थिति है। अब उस समृद्ध मेधस युक्त जीवों के शरीर के माध्यम से मानव का प्रकटन हुआ। अलग अलग देश, अलग अलग काल, अलग अलग परिस्थिति। निष्पन्न होने के उपरांत मानव में मौलिक अभिव्यक्ति जीवों से भिन्न कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता ही रहा। जीव शरीर के माध्यम से प्रकट होने के बाद भी जीवों से भिन्न कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता ही रहा। यह आदि मानव में भी रहा, अभी भी है। इसके प्रयोग क्रम में परंपरा में जो कुछ भी ज्ञान हुआ, उपलब्धि हुई, वह स्वाभाविक रूप से परंपरा ने अपनाया है। इस बीच उपयोगिता को स्वीकारा है, निरर्थकता को छोड़ दिया है। इस विधि से मानव की कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का शोध होता आया है। इस विधि से शरीर रचना का यथावत रहना, अर्थात जितने बार भी दोहराया जा रहा है अथवा पीढ़ी से पीढ़ी हो रहा है, शरीर रचना स्वरूप और शरीर रचना के मूल में सप्त धातु, इनका तालमेल यथावत बना ही रहा है। इन सभी गवाहियों के आधार पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीतने के बाद भी शरीर में समाहित द्रव्य, गुण, रचना विधि, अंग, प्रत्यंग और अवयव भी यथावत ही है। मेधस तंत्र सदा सदा कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को पांचों संवेदनाओं द्वारा और पांचों प्रकार के कर्मेंद्रियों द्वारा स्पष्ट करना होता ही आया है। पहले से ही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु पाने की परिकल्पना प्रयास भी करते ही आया। अब भी वह यथावत बनी हुई है। इन्हीं स्पष्ट स्थिति के आधार पर मानव अपने में परिभाषा के अनुसार मनाकार को साकार करने में सर्वाधिक सफल हो गया है। मनस्वस्थता का पक्ष यथावत रिक्त पड़ा हुआ है। यही आज की शोध का महत्वपूर्ण बिंदु है। मनस्वस्थता की वीरानी आबाद हो जाए, यही मुख्य मुद्दा है। सर्वशुभ कल्पना का आधार भी इतना ही है। ठीक हो गया? जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ा उसमें किसी को कुछ इसमें मुझे एक ये ऐसा जो शरीर रचना के बारे में बात जो कर रहे हैं कि जैसे भी ये शरीर रचना हुई है उसमें यथावत ही बना रहा है। मतलब जो पहली रचना जब भी हुई होगी और आज जो समय है, रचना में कोई परिवर्तन, कोई गुणात्मक परिवर्तन इस रचना में बाद में नहीं हुआ है, ऐसा? हाँ जी, वैसा ही कह रहे हैं। जी। और जो है शरीर रचना के मूल में जो मूल चीज है वो क्या है? सप्त धातु है ना। रस, मांस, मज्जा, अस्थि, रक्त, स्नायु और वसा, है ना। और मतलब जो है 7 के बजाय सप्त धातु के बजाय जो है 8 धातु हो गई, ऐसा नहीं हुआ, या 6 धातु हो गई, ऐसा नहीं हुआ। शरीर जो है वैसा ही वैसा, शरीर की जो मूल चीज है वो यही रही, है ना। इन्हीं के तालमेल जो है से शरीर बनता रहा। इन सभी गवाहियों के आधार पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीतने के बाद भी शरीर में समाहित द्रव्य, गुण, रचना विधि, अंग, प्रत्यंग और अवयव जो है वो भी यथावत रहे। बात पहुंच रही है? जी भैया। तंत्र सदा सदा कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को 5 संवेदनाओं द्वारा और 5 प्रकार के कर्मेंद्रियों पता है ना? 5 कर्मेंद्रियों, जी भैया जी। हाथ, पैर, मुंह,
जननेन्द्रिय और गुहेंद्रिय, ये 5 हमारे कर्मेंद्रिय है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये 5 संवेदना है। ये 10 के माध्यम से ये होता रहा। पहले से ही कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु को पाने की परिकल्पना प्रयास भी करते ही आया, अब भी वही यथावत बनी हुई है ना। तो मानव पहले से ही जो है कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करता आया, और उससे मनाकार को साकार और मनस्वस्थता को प्रमाणित करने का प्रयास करते आया। उसमें मनाकार को साकार करने में सर्वाधिक सफल हो गया है, लेकिन मनस्वस्थता का पक्ष यथावत रिक्त पड़ा हुआ है, जैसा था वैसा ही। जब से मानव इस धरती पर आया तब से जैसा था वैसा पड़ा है, ऐसा कह रहे हैं। मनस्वस्थता का पक्ष यथावत रिक्त पड़ा हुआ है, यही आज की शोध का महत्वपूर्ण बिंदु है। मनस्वस्थता की वीरानी आबाद हो जाए, यही मुख्य मुद्दा है। सर्वशुभ कल्पना का आधार भी इतना ही है। मुझे लगता है 3:03 हो गए हैं, तो आज हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, ठीक रहा, बहुत अच्छा भैया। हाँ जी, अभी तक जितनी चर्चा हुई उसमें किसी को कुछ पूछना है, बात रखनी है, चर्चा करना है तो हो सकता है। सुनील भाई? हाँ भैया, ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया भैया। संदीप भाई? जी बढ़िया भैया। ठीक है ना? जी फाल्गुनी बहन? बढ़िया बढ़िया भैया भैया, अच्छी चर्चा हो जाती। राखी बहन, प्रिया बहन, शिवांगी? हाँ अंकल सही है। ठीक रहा? हाँ ठीक रहा। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी। आपने हाँ बहुत श्रम लेके और सब